हेलो बच्चों। तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी लेक्चर पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको ध्यान होगा ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़े थे, है ना, रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसी में हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, है ना। वो सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर फर्स्ट में जो वीडियो आप लोगों को मिला था उसमें डिस्कस किया था विस्तार से। अब हम 12th क्लास का ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम एम्प्टी रिलेशन यानी जिसे अपन वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर अपन पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड नंबर पर पढ़ने वाले हैं अपन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। फोर्थ नंबर पर अपन पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप समझने की कोशिश करिए। हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। इनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन एम्प्टी और वॉइड रिलेशन से। क्या होता है भाई एम्प्टी और वॉइड रिलेशन? अब वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी या वॉइड एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी कहें, चाहे अपन एम्प्टी रिलेशन कहें या वॉइड रिलेशन कहें, कोई डिफरेंस नहीं है। एम्प्टी का मतलब कोई रिलेशन नहीं हो। अब कोई रिलेशन नहीं हो तो कैसे नहीं हो भाई? देखिए, पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज कीजिए मैंने a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया सच दैट a टू a, क्या रिलेशन डिफाइन किया कि r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। रिलेशन जो डिफाइन किया है सेट A में वो है R सच दैट A टू A, और किस तरीके से है कि A B दो एलिमेंट्स हैं A और B, इसमें इन दोनों का डिफरेंस 10 के इक्वल होना चाहिए, तब रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। तो देखिए अपन ये पढ़ चुके हैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में, और वैसे भी रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन जो होता है अगर ए से ए पर कोई डिफाइन है तो आर जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो सबसे पहले अपन ए क्रॉस ए ही निकालते हैं ना। नाउ ए क्रॉस ए निकालिए, चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये ए 1 2 3 4, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। अभी तो ए क्रॉस ए ही बनाते हैं, तो 1 का 1 से, है ना, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फटाफट से लिख देते हैं अपन 1 1 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं 1 4, है ना। ठीक इसी तरीके से 2 के लिए लिखिए 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर इसी तरीके से 3 के लिखिए 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है। चलिए 4 के लिए भी लिख लेते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4। ये ए क्रॉस ए हो गया, ठीक है। ए क्रॉस ए अपन ने लिख लिया। अब रिलेशन वो जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। अब हम इसमें से कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं, यानी दो एलिमेंट्स लेंगे
ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो सपोज कीजिए अपन ने क्या रिलेशन दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल। लीजिए कोई से भी 2 एलिमेंट्स, चलिए हमने 1 1 लिया, तो 1 माइनस 1, क्या 1 माइनस 1 10 के इक्वल होगा? नहीं होगा, 0 होता है। ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, चलिए 2 3 लेते हैं। देखिए आप कोई और ले लीजिए, चलिए अपन लेते हैं 4 1 लेते हैं, 4 माइनस 1। ऐसा नहीं है कि आप यही ले सकते, कोई सा भी ले रहे हैं। आप ये देखोगे कि इन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लें, उसमें a माइनस बी यानी उसमें दोनों का डिफरेंस 10 के इक्वल नहीं होगा। जब 10 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है। जब रिलेशन डिफाइन नहीं है तो इसी को कह देते हैं अपन एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। ठीक है ना, और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, सबसेट होता है। ये जो है वो कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। मीन्स सीधी सीधी बात यह है कि रिलेशन आर such that A to A is said to be empty, और अपन void relation भी कह सकते हैं, relation if। ठीक है ना, phi is equal to R is the subset of A cross A, ये कहलाता है empty या void set। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अपन आगे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको साफ किए देता हूं। आगे चलते हैं अपन किस सेट में? यूनिवर्सल सेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्टी सेट का मतलब तो हो गया उसमें कोई रिलेशन नहीं हो, यानी ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट्स नहीं हो जो उस रिलेशन को डिफाइन करते हो या सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, इसके बाद है अपन कौन सा पढ़ेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड नंबर है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हमने अभी एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सेट ए में अगर कोई रिलेशन डिफाइन है तो उसका कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी फाई जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, जिसे अपन एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल का तो मतलब सब समझते हैं, यूनिवर्सल वर्ड का मतलब है ना सभी जगह, है ना। तो अब मैं इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से अपन देखते हैं। सेट ए ले लिया हमने, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए में, और कैसे डिफाइन करेंगे? आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस बी, तो मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और a और b किसके एलिमेंट हैं भैया? a के एलिमेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले ठीक उसी तरीके से जैसे अभी क्वेश्चन में किया था, हम a क्रॉस a निकालते हैं। सिंपल है, a क्रॉस a यानी पहला एलिमेंट भी a से और दूसरा एलिमेंट भी a से ही लिया जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3, फिर इसी तरीके से 2 के लिए 2 1 2 2 2 3, फिर इसी तरीके से 3 के लिए लीजिए 3 1 3 2 और 3 3। ये है। अब हमें इसका रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्या है?
वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन दे रखा है और रिलेशन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आप इसमें से ए क्रॉस ए में से, ये ए क्रॉस ए है, इस ए क्रॉस ए में से कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, है ना, यानी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अब अपन कैसे, भाई अपन ने तो कह दिया कि होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए भाई। नाउ 1 1 बिलोंग्स टू आर, करिए इसे 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसमें ए और बी की वैल्यू रखिए, है ना, तो इसका मतलब क्या, ये बिल्कुल ट्रू है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और होना कितना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे ही सबको देखिए, 1 2 को देखिए, 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और बताइए कौन सा लें, 3 1 लेते हैं, चलिए 3 माइनस 1 3, 1 बिलोंग्स टू आर मीन्स 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये देखते हैं कि एवरी एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट इसी सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड है। जब इस तरीके से रिलेशन कोई होता है तो हम उसे कह देते हैं, क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया वास्तव में, a relation are such that A to A is said to be an universal relation if R is equal to A cross A। अगर ए क्रॉस ए और उसमें जो डिफाइन रिलेशन आर है वो इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो मींस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू every element of A। उस रिलेशन को अपन क्या कहेंगे, उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो दो रिलेशन हैं, कौन से दोनों रिलेशन, एक तो आपने पढ़ा एम्प्टी रिलेशन। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, ये यूनिवर्सल रिलेशन तो क्लियर हो गया ना आपको कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कि अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देन रिलेशन आर इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसमें कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इसमें किसी भी एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो तो फिर वो यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है ना। तो अभी हमने दो रिलेशन पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा एम्प्टी रिलेशन और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना। इन दोनों रिलेशन को कभी कभी अपन ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों रिलेशन को कभी कभी अपन क्या कह देते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कह देते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स यानी सभी जगह, सभी जगह मतलब सारे एलिमेंट्स, सभी जगह। अब जगह तो नहीं है यहां पर, एलिमेंट्स है, तो सारे एलिमेंट्स, है ना। हर एलिमेंट, जैसे सेट ए की बात कर रहे हैं तो सेट ए का हर एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेटेड
होना चाहिए। इसे कहते हैं अपन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को दोनों को मिला करके अपन कहते हैं ट्राइबल रिलेशन। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आज आइडेंटिटी रिलेशन। यानी दो तो पढ़ लिए अपन ने, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब अपने मेन टॉपिक्स पे आ गए अपन, आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का वैसे मीनिंग होता है खुद का खुद से। ठीक है ना, तो यहां खुद का खुद से का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है, ये सेट है कोई, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया इसमें आर। क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। खुद यानी every element of set A is related to itself and only with itself। ठीक है ना, यानी 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए और 3 का 3 से। यानी जब हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जब रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मैं R1 दे देता हूं, चलिए। ठीक है, तो इसके ये दोनों कंपोनेंट्स सेम होंगे, यानी 1 1 सेम होगा, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ऐसा रिलेशन कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है ना, और आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई मींस ये आइडेंटिटी का आई और ए सेट ए में है। ठीक है ना, एक और मैं रिलेशन लिखता हूं, देखिए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है 1 1 2 2? देखो जरा ध्यान से, है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 3 एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं है। तो R2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। बिकॉज, क्यों नहीं है भाई? 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो आपको क्या समझ में आया? आपको यह क्लियर हो गया कि किसी भी सेट में जब रिलेशन डिफाइन हो तो उसका हर एलिमेंट खुद और केवल खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली विद इटसेल्फ। ठीक है ना, ये तो लैंग्वेज के रूप में हो गया, लेकिन हम चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए उस डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज said to be an identity relation if each element is related to itself and only with itself. That is only with itself. ठीक है, that is R such that A to A
is an identity relation if and only if, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, if and only if, ठीक है। कब ये होगा, ये तब होगा जब R is equal to a such that a belongs to a। देखिए ध्यान दीजिए, ये इस डेफिनेशन पर, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये अपन ने लैंग्वेज में लिखी है। हम सबको मैथमेटिकल डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। ये ए जो आर सच दैट ए टू ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, कब होता है, इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए का हर एलिमेंट केवल इटसेल्फ एंड ओनली विद इटसेल्फ, केवल खुद और खुद से, दूसरे से नहीं, केवल खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उसे अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर आइडेंटिटी रिलेशन के डोमेन और रेंज की बात करें अपन, तो चलिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसी का अपन डोमेन देखते हैं। डोमेन ऑफ आर कितना है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, है ना। अच्छा, रेंज कितनी है बताइए जरा, R1 दिया है इसको नाम, रेंज कितनी है, वही सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 3। तो डोमेन और रेंज कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और वैसे तो कोडोमेन भी यही है, तो कोडोमेन भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल करके जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां एडवाइस करना चाहूंगा कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन यह है कि कोई भी एलिमेंट हो सेट ए का, वो खुद से यानी ओनली विद इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड ओनली विद इटसेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, खुद से और केवल खुद से रिलेटेड होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बचता है जो खुद से रिलेटेड नहीं हो, तो फिर उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, राइट। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, बड़ा आसान है। यहां से वो रिलेशन से स्टार्ट हो गए जो अपन को क्वेश्चन करने हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए। अच्छा देखिए, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं अपन, ठीक है। वही ये सेट ए है 1 2 3। आप सोच रहे होंगे सर इसी को लेकर के चलते हैं, इजी एग्जांपल है, इससे बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाता है ना। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया 1 1, है ना, 2 2 और 3 3, ठीक है। चेहरे पे स्माइल आ रही होगी कि अभी तो 1 1 2 2 और 3 3 लिया था, कोई बात नहीं, एक बार और सही। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन 1 1 2 2 एंड 1 2, चलिए ये ले लिया हमने, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो एक रिलेशन R1 और R2 अपन ने दिए यहां पर, ठीक है, सेट ए में डिफाइन है,
और किस तरीके से डिफाइन है? R1 तो है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और R2 क्या है? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 1 का 2 से। क्लियर? तो अगर कोई रिलेशन इस तरीके से है कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब मैंने ये नहीं कहा कि ओनली विद इटसेल्फ, केवल क्या कहा? इटसेल्फ। तो ऐसे रिलेशन को अपन क्या कहेंगे? ऐसे रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी यहां पर आप देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, राइट? यहां 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, 1 का 2 से है। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना? चलिए मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज said to be reflexive relation if each element of A is related to itself। ठीक है ना? दैट इज, यानी ये तो समझने वाली लैंग्वेज हो गई, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? आर सच दैट ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ क्या? आर इज इक्वल टू ए टू ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। ये आई डबल एफ लिखने का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। कब कहलाएगा? जबकि कोई भी एलिमेंट सेट ए का खुद से ही रिलेटेड हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब आपको दिमाग में आ रही होगी कि यार अभी तो ये आइडेंटिटी, उसमें आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा था और अब सर बात कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, मैंने आपको अभी आइडेंटिटी रिलेशन के लिए बोला था, उसकी डेफिनेशन अपन बाद में एक बार और लिख लेते हैं उन्हें। ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए डिफरेंस कुछ दिख रहा है इसका डिफरेंस है, इसमें नहीं है। इसका मतलब यह है कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही, ये तो कब इसकी मैंडेटरी कंडीशन है कि खुद से रिलेटेड तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा अलग जो और एलिमेंट है उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां देखिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, इसका मतलब यही है डिफरेंस। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। ये जो रिलेशन है देखिए आप ध्यान से, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और ये खुद से रिलेटेड है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इसके अलावा 1 का 2 से भी है। तो इसका मतलब यही है, ये जो लिखा है ना कि इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब ये है, या ये जो फॉर ऑल लगा है इसका मतलब ही ये है कि ये एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही, खुद से तो रिलेशन होगा ही, इसका अन्य एलिमेंट से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है केवल वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी? क्योंकि ये है, ठीक है ना, ये 1 2 है इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ये R1 जो है वो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, R2 केवल रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। दूसरी बात यह है, चलिए पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है ना। कौन सा लिख देते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो द आइडेंटिटी रिलेशन always a reflexive relation, but it is not necessary that every reflexive relation is identity relation। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि पूरे सेट में, चाहे वो आइडेंटिटी हो चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, ये इसका डिफरेंस है। ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनमें डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस यही होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में तो सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जिनके दोनों कंपोनेंट्स सेम होते हैं। ठीक है ना। यानी हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड होता है, यह है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो मतलब हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही, अन्य एलिमेंट से भी हो सकता है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं किसी सेट में, उसी सेट में अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट होता है। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वो सबसेट होता है। अच्छा, एक चीज और है। एक चीज क्या है, ये तो अपन ने सेट ए लिया है ना, और उसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने बता दिया और अपन समझ में भी आ गया कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में मैं बार बार आपसे जोर दे करके कह रहा हूं, क्योंकि जो मिस्टेक होती है ना वो इसी में होती है, इसमें और इसके चक्कर में। फॉर ऑल, इसमें फॉर ऑल नहीं है, या फॉर एवरी, बात एक ही है। ठीक है। क्या गड़बड़ होती है, गड़बड़ सिर्फ इतना होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में तो आपको ध्यान रखना है कि हर जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद से तो होगा ही, इसके अलावा अन्य एलिमेंट से भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा अपन अच्छा सा एग्जाम्पल लें। तो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है प्लेन में, है ना, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है, और भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं अपन। ठीक है ना। ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम ये जानते हैं कि प्लेन में कोई भी लाइन हो वो खुद के पैरेलल होती है। होती है कि नहीं होती है, खुद के पैरेलल होती है। ठीक है ना। तो जो पैरेलल लाइन का रिलेशन है वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस एग्जांपल को, देखिए कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है ना। ये असल में एग्जांपल इसलिए दिया जा रहा है कि जब अपन अभी तो रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद दो जो रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे, ये उस समय भी काम आता है। ठीक है ना। तो और एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, किस तरीके से कि दो स्ट्रेट लाइन है इस सेट में, सेट ए में, such that L1 is parallel to L2 for all।
L1 L2 बिलोंग्स टू A। अब आपको यह बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो बेटा, एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूफ करते हैं, शो करते हैं, तो उस पूरे सेट में से एक एलिमेंट चुनते हैं। ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होगी अपन को इन चीजों से। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। क्या कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे तो उस पूरे सेट में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, मैं प्रूफ करता हूं आप लोगों के सामने कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इस तरीके से लिख लिया मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली इसमें से, L1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आपको दे रखा है, इसमें चाहे आप रिफ्लेक्सिव के कितने भी क्वेश्चंस कर लेना, यही मेथड है, इसी तरीके से करेंगे अपन। हमने L1 सपोज किया है, तो जो L2 आ रहा है ना, उसके जगह पर भी अपन L1 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इफ L1, L1 बिलोंग्स टू R, देन L1 इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल। हालांकि ये जो चीज है ना, वो यहां लिख चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये वर्किंग मेथड है, इसका वर्किंग रूल भी है। जो सेट दे रखा है, ये सेट है, इसमें से एक एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, L1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो रिलेशन दे रखा है, इसमें L2 के स्थान पर भी अपन L1 लिखेंगे। तो इफ L1, L1 बिलोंग्स टू R, देन L1 इज पैरेलल टू L1। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन होती है वो खुद के पैरेलल होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप सोच रहे होंगे, अरे कि सर ये तो पैरेलल का है, तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए विचार करते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर का देखते हैं कि क्या परपेंडिकुलर, अगर इसकी जगह L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता कि नहीं होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी प्लेन में, अब किसी भी क्या सेट ये है, ये इस प्लेन में कोई भी लाइन हो वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। इसलिए वो जो परपेंडिकुलर का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सबसेट का है। सबसेट का जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए आगे चल करके अपन जब एक्सरसाइज करेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इनको सबको। ठीक है ना, अभी फिलहाल आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ पूरे सेट में जो खुद से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। आगे चल करके अपन देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, ये दो लाइनें हैं, वही अभी अपन ने लाइन पे खत्म किया था, अब लाइन पे है। अच्छा पहले लिख दूं, 5th नंबर पे है सिमेट्रिक रिलेशन। लाइन पर खत्म किया था अपन ने, लाइन वाले एग्जांपल से, वहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जांपल है। देखिए ये दो लाइन है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये L1 है और ये L2 है। ये L1 है, ये L2 है, मतलब ब्लू मार्कर L1, ब्लैक मार्कर L2। ठीक है,
आप देखिए L1 L2 के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, ठीक। L2 L1 के पैरेलल है कि नहीं, दोनों पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L1 के पैरेलल है, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, यानी इस एलिमेंट का इससे जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका इससे होना चाहिए, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी परपेंडिकुलर का रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, इसको देख लेते हैं सिमेट्रिक में। देखिए भाई, ये है, ये L1 ये L2, ठीक दिख रहा है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 है, क्या है ना, यानी L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है, यानी L1 का जो रिलेशन L2 से है वही रिलेशन L2 का L1 से है। ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इस एग्जांपल को बाद में अपन डिस्क्राइब भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि सेट ए है 1 2 3, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक रिलेशन, जैसे पैरेलल का बताया ना, L1 का जो L2 से रिलेशन है वही रिलेशन L2 का L1 से होगा, तब तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें अगर अपन देखते हैं, R1 में डिफाइन करता हूं, देखिए 1 2 2 1 है ना, 2 3 3 2, ठीक है, 1 3 3 1। कैसा रिलेशन है कि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है। ऐसा रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। कैसा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक। चलिए ये सिमेट्रिक है, अभी इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अगर मैंने R2 रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर दिया, वन का 2 से और 2 का 1 से और 2 का 3 से, तो जैसे डिस्कस हो रहा है ना कि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। अब 2 का 3 से है लेकिन 3 का 2 से नहीं है ना, 2 का 3 से है बट 3 का 2 से नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यानी सीधी सी बात हो गई कि अगर दो एलिमेंट हमारे पास, चलिए एलिमेंट्स बना देते हैं इनको, है ना, ये A और ये B, A का B से जो रिलेशन है, A का B से, यानी इसे अपन लिख सकते हैं ARB, ठीक है, ARB लिखें या फिर A, B बिलोंग्स टू R लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो वही रिलेशन B का A से होना चाहिए, यानी BRA, B का A से, या अपन लिख सकते हैं इसको BA, बिलोंग्स टू R, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखो सिमेट्रिक रिलेशन है तभी मुस्कुरा रहे हैं, तभी ये मुस्कुरा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी कि A का B से जो रिलेशन है वही रिलेशन B का A से होना चाहिए। चलिए अपन इसको नोट करते हैं कि a relation R such that A to A is said to be symmetric relation if क्या होना चाहिए, A B belongs to R, then implies B A belongs to R for all। यानी A का B से जो रिलेशन है वही रिलेशन B का A से होना चाहिए,
तब ये मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ध्यान रखिए, अगर एक भी दो इस पूरे सेट में, जैसे सेट ए है, अब सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना, लेकिन अगर उस पूरे सेट में जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए और बी के रूप में हो कि ए का बी से तो रिलेशन है लेकिन बी का ए से रिलेशन नहीं हो, तो फिर उस सेट में सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए तो ये है ना, देखो इस सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स थे, 2 का 3 से रिलेशन है लेकिन 3 का 2 से नहीं है, इसलिए जो आर है ना वो सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। मींस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई, क्या निकल के आई है कि अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए विल नॉट बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, कौन सी बात निकल करके आई है कि पूरे सेट में अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं कि ए का बी से रिलेशन तो है लेकिन बी का ए से नहीं है, तो फिर वो आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ध्यान दीजिए, जो थ्योरी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं ठीक इसी तरीके से इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो तो अपन क्वेश्चन देखेंगे तभी अपन समझेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर ये साइन आ रहा है, ये दैट इंप्लाइज का, इसीलिए आपको दैट इंप्लाइज का ही लगाना है, ठीक है ना। तो बात चल रही थी शुरुआत में कि पैरेलल लाइन का, चलिए अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं उसी एग्जांपल से। क्या कि सेट ए जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ठीक है। हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया, कैसे कि L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 फॉर ऑल। तो देखो बेटा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, वो सॉरी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूं ठीक उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप देखिए डेफिनेशन में क्या है, ये दो एलिमेंट्स हैं ए बी, तो हम दो एलिमेंट्स अपनी तरफ से लेकर के चलते हैं, ठीक है। हमने ले लिया L1 और L2, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू ए। जब हम प्रूफ करेंगे, ये वर्किंग मेथड भी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हम ये जो लिखा हुआ है यही सबसे इंपॉर्टेंट है अपना। तो हम लिखेंगे इफ L1 L2, क्या रिलेशन है L1 L2 में, बता दीजिए इसमें कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये आपने ये दिया है अपन को, ये गिवन है, यहां से ये लिख लिया। अब जब आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे तो यहां तो L1 और L2 है, कोई और भी लेटर्स हो सकते हैं, कोई और भी एलिमेंट्स के रूप में हो सकते हैं, A B X Y P Q कुछ भी हो सकते हैं। L1 की जगह L2 रख दीजिए और L2 की जगह L1 रिप्लेस कर दीजिए। L2 इज पैरेलल टू L1। अब आपको थोड़ा सा विचार करना है। विचार क्या करना है कि L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है ना। अगर पैरेलल है तो हम लिखेंगे
L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी हमने क्या शो कर दिया कि L1 का L2 से जो रिलेशन है वही रिलेशन L2 का L1 से है। दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी जगह परपेंडिकुलर का भी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर में भी क्या है, जैसे अभी हमने देखा था, क्या है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देख सकते हैं अपन कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल T1 है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल T2 है, तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है वो भी कैसा है, सिमेट्रिक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सेट ए जो दे रखा होगा या जो भी सेट दे रखा होगा उसमें अगर ए का बी से, कोई से भी दो एलिमेंट्स यानी ए का बी से रिलेशन है और बी का ए से नहीं हुआ तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, चाहे उस सेट में लाखों करोड़ों एलिमेंट्स हों, इंफिनिटी एलिमेंट्स हों, और दो में रिलेशन नहीं हो कि ए का बी से तो हो लेकिन बी का ए से नहीं हो, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अपन ने ये इंडिकेट भी किया है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बता दूं, चलिए तो अपन एक नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं, और वैसे रिलेशन के हिसाब से ये लास्ट है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब अपन पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सिक्स्थ नंबर। क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए पहले तो एक एग्जांपल चल रहा है पैरेलल लाइन का, उसी को ले लेते हैं। ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे तीन लाइनें हैं, ये L1, ये L2, ये L3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये L1, ये L2 और ये L3। L1 L2 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2 है क्या, देखो, एंड L2 इज पैरेलल टू L3 है। तो क्या यही रिलेशन L1 L3 यानी L1 L3 के पैरेलल है क्या? बिल्कुल है। L3 L1 के नहीं, L1 का रिलेशन L3 से है कि नहीं है, यानी पैरेलल है। अब देखिए थोड़ा परपेंडिकुलर की भी बात कर लेते हैं। L1 L2 L3, L1 L2 परपेंडिकुलर हैं, L2 L3 परपेंडिकुलर हैं, L2 L3 परपेंडिकुलर हैं। तो क्या L1 L3, ये L1 है और ये L3 है, परपेंडिकुलर है? नहीं है, है ना। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, देखिए मैं ये A, ये B और ये C, ठीक है। A का B से रिलेशन यानी R, इसे अपन क्या लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R, और B का C से हो यानी BC बिलोंग्स टू R। तो यही रिलेशन किसका किससे होना चाहिए,
ए का सी से होना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को अपन ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गई एक डेफिनेशन? अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए is said to be transitive relation if ए बी बिलोंग्स टू आर, ए का बी से जो रिलेशन है और यानी एंड बी का सी से जो रिलेशन है वही रिलेशन ए का सी से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यानी सीधी सी बात हो गई कि रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते थे, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लिए हमने ए और बी, ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी और सी। कैसे होने चाहिए तीनों एलिमेंट्स? के ए का बी से जो रिलेशन है एंड बी का सी से जो रिलेशन है वही रिलेशन ए का सी से होना चाहिए, तो इसे अपन ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेट ए में जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं, अगर तीन एलिमेंट ऐसे हैं कि ए का बी से और बी का सी से तो हो लेकिन ए का सी से नहीं हो, तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। चलिए पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए विल नॉट बी ट्रांजिटिव रिलेशन if ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, आप एंड ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड लिखना है अपन को, बी सी बिलोंग्स टू आर देन बिलोंग्स टू आर, तो फिर ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना? देखिए लिखने का तरीका समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लिख करके दैट इंप्लाइज का ही साइन आएगा। ऐसा मत कर देना कि इस साइन को तो यहां लगा दो और इस साइन को यहां लगा दो, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो आपको जो साइन यानी जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं उनका ध्यान रखें आप कि कौन सा कहां पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, ये तो पैरेलल लाइन का तो मैंने शुरुआत में ही देखा था, यहां देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, आर इज इक्वल टू हमने लगा दिया R1 सपोज कर लेते हैं, 1 2 2 3 और 1 का 3। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, वो सॉरी ट्रांजिटिव है। R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों है? क्योंकि देखिए 1 का 2 से है एंड 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का 2 से 2 का 3 से, तो फिर 1 का 3 से होना चाहिए। है क्या? देखो इसमें है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से हो, वन थ्री, और यहां कौन सा बना दें, 3 1, तो हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहां R2 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्यों नहीं है? मैं आंसर तो पहले लिख दिया,
क्यों नहीं है देखिए, 2 का 3 से है ना, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 का देखिए 3 का 1 से है। अब हमें यह देखना है कि 2 का 1 से है या नहीं है, इसमें 2 का 1 से देखिए है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि पूरे सेट में कोई से भी जब 3 एलिमेंट्स अपन लेंगे, है ना, ए बी सी लें, तो ए का बी से और बी का सी से अपन ले, जो अपने पास होता है पहले से ही होता है, हम इन दोनों की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कंडीशंस वी विल शो दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। हम ये शो करेंगे कि ए का रिलेशन सी से है या नहीं है। अब बात चल रही थी उस एग्जाम्पल की, पैरेलल लाइन के की, तो चलिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन फिर वापस से। वो तो है ही, आपके पास लिखा ही होगा, है ना, कि ए इज इक्वल टू है सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, ठीक है, और R इज इक्वल टू है L1 इज पैरेलल टू L2 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। हमें यह शो करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई 2 एलिमेंट्स हैं और हमें कितने लेने हैं, 3। तो जब भी ट्रांजिटिव अपन प्रूफ करेंगे तो 3 एलिमेंट अपन अपनी तरफ से लेकर के चलते हैं। तो देखिए अब प्रूफ करते हैं, है ना, आर ट्रांजिटिव। सपोज कर लीजिए लेट L1 L2 और तीसरी अपन ने L3 ले ली लाइन, ठीक है। इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ये जो दे रखा है यही है मेन, ध्यान दीजिए, इसी को हमने लिख दिया यहां पर कि L1 L2 का रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि L1 इज पैरेलल टू L2 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। ये लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन पहले ही लिख चुके हैं ये सारी चीजें। एंड क्योंकि बीच में डेफिनेशन में एंड आ रहा है। अब क्या है, A का B से, यानी ये A है और ये B है। अब आपको क्या होता है, B का C से, भाई ये A, ये B और ये C, तो B का C से यानी L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये आप अपनी तरफ से सपोज करके चलेंगे, ठीक है। ये 2 कंडीशन जो हैं अपने सामने आई हैं, इन दोनों कंडीशन को हम अपनी तरफ से लेकर के चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में, ठीक है। ओबियसली L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये बताइए कि क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा, अभी तो बताया था, अभी आपके सामने था कि L1 L2 L3, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3, ठीक है ना। तो L1 is parallel to L3 belongs to R, ठीक है। Therefore फॉर ऑल लिख दो, तो बेचारा ये भी बुरा मान जाएगा कि मेरे लिए नहीं लिखा है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब रिजल्ट लिखना है सेम, यही जो डेफिनेशन लिखा है सेम इसी तरीके से लिखोगे। L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, then L1 L3 belongs to R। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, then implies L1 L3 belongs to
R for all L1, L2, L3 belongs to A. So R is transitive relation. इस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है, राइट, दिख रहा है ना? हाँ, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद, इस सब के बाद, जब हमने एम्प्टी सेट यानी जिसे अपन वॉइड एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन कहा था, फिर यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था अपन ने, फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक लास्ट रिलेशन है वो और अपन देखते हैं। देखिए, एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए चिंता मत करिए, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है उसी में से है। जब आपको कोई रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, शो करना है, तो आपको 3 काम करने होंगे। कौन से 3 काम करने होंगे भाई? तो उस रिलेशन को सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक बताना है, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव बताना है। तीनों रिलेशन होने चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। या फिर मतलब कोई से 2 हो जाए और तीसरा नहीं हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो अ रिलेशन आर सच दैट A to A is said to be an equivalence relation if number 1 R is reflexive। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी भाई? A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी हर एलिमेंट सेट A का खुद से रिलेटेड हो। ठीक है। सेकंड, मैं इसको कैपिटल लेटर लिख देता हूं थोड़ा सा, R इज सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिक में क्या था कि A का B से जो रिलेशन है वही रिलेशन क्या होना चाहिए? B का A से होना चाहिए। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है। तीसरा, R इज ट्रांजिटिव, इसको T को कैपिटल, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव की तो भी आपके सामने लिखी थी, A का B से एंड B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C। जब ये तीनों रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है ना, एक ही सेट में जो रिलेशन डिफाइन है, उसे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव का R, सिमेट्रिक का S, ट्रांजिटिव का T, यानी आपको RST बताना होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R मींस R स्टैंड रिफ्लेक्सिव, S स्टैंड फॉर सिमेट्रिक एंड T स्टैंड फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है। जब आप ये तीनों रिलेशन बता देंगे तो वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब अपन ऐसे एग्जांपल बहुत सारे देख चुके हैं। एक एग्जांपल हमने ऐसा भी देखा था जो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। कौन सा है? ध्यान करिए।
पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन वाला जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है वो, और पूछा भी गया है इससे पहले बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने आपको तीनों लिखाए हैं, रिफ्लेक्सिव भी बताया है, सिमेट्रिक भी बताया और ट्रांजिटिव भी बताया है। उसे आप तीनों को कंबाइन कर दोगे तो पूरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन वाला रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस तरीके से आज हमने ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सब चीज़ों को नोट कीजिए, है ना, समझने की कोशिश कीजिए, वापस से वीडियो को देखिए, ठीक है, और खूब मन लगा करके पढ़िए। ये जो टाइम मिला है अपन को, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।